पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 से। तो फिजिक्स सब बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो आज हम इसे आसान करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें टोटल 8 टॉपिक हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट डायग्राम है, ओम्स लॉ है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी में। आज हम जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम एंड ओम्स लॉ। आज हम ये चार टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से। तो इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट को समझने के लिए पहले चार्ज को समझना जरूरी है। तो चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज इज अ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या कह रहे हैं? चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, या कहें कि किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम मैटर कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम के अंदर सब एटम होते हैं, और हमारे पास सब एटम तीन है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जिसमें से हमें ये पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी कि सिर्फ मोशन कहाँ पे हमें दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन्स में दिखेगा। ठीक। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। अब आप जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको जो भी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी होगी, जैसे हम यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं चार्ज, तो इस चार्ज को दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपके पास कोई लेटर होगा। जैसे यहाँ पर हम चार्ज को दिखा रहे हैं क्यू से। ठीक। अब ये जो चार्ज है, हमने कहा किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है, प्रोटॉन के पास है। क्या कहें कि चार्ज दो तरह का है, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। यही पता है हमें कि चार्ज दो तरह के हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं प्रोटॉन। कौन कैरी करता है? प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन की वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। वहीं पे इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, और इनकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक। अब ये जो चार्ज है आपका, इस चार्ज को नापेंगे हम किस चीज में? जैसे कि आप बाहर जाते हैं, शुगर लेने जाएं, चीनी लेने जाएं, तो आप कहें कि 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। या फिर आप अगर ऑयल लेने जाएं तो आप कहेंगे 1 लीटर ऑयल, 2 लीटर ऑयल, 5 लीटर ऑयल। तो ये जो आप किलोग्राम या लीटर का यूज कर रहे हैं, ये जो आपने यूज करा, जिसमें आपने से मेजर करा शुगर को या फिर ऑयल को, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक। तो अब हम चार्ज को जिसमें नापेंगे वो है कूलम। ठीक। और कूलम को किसे दिखाते हैं? सी से। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि आप चार्ज को सी से दिखा दें। तो यहाँ पे आपको कूलम को सी से दिखाना है और चार्ज को क्यू से दिखाना है। ठीक है। तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और ये दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। वहीं पे इसे नापेंगे किसमें? कूलम में नापेंगे। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद करनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि एक जैसे चार्जेस को अगर हम आमने सामने रख दें, जैसे कि मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को आमने सामने रख दूं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि पीछे की तरफ धक्का देंगे। वहीं अगर मैं नेगेटिव को फिर से आमने सामने रख दूं, तो ये एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का कर देंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। वहीं पे अगर मैं ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के सामने रख दूं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि आपने एक लाइन सुनी होगी ना, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही लाइन है
कि अगर मैं दो एक जैसे चार्जेस को यानी लाइक चार्जेस को आमने सामने रखूं तो ये रिपेल करेंगे, जबकि मैं अनलाइक चार्जेस को अगर एक दूसरे के सामने रखूं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक। तो हमें चार्ज पता चल गया, चार्ज की यूनिट पता चल गई और चार्ज की प्रॉपर्टी पता चल गई। अब यही चार्ज जो है अगर किसी रेट से फ्लो करे तो हम इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे हमने चार्जेस तो समझ लिया, फ्लो भी समझ में आता है किसी चीज का बहना, लेकिन ये रेट क्या है? तो जब भी रेट आपको दिखे तो समझ जाइए कि टाइम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? टाइम के बारे में। वही टाइम जिसे हम घंटों में, मिनट में और सेकंड में भी नापते हैं। ठीक। तो क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कोई चार्ज कितने दर से, कितने टाइम से फ्लो कर रहे हैं, कितनी रेट से फ्लो कर रहे हैं, हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि ये कोई ए पॉइंट है। ठीक। अब चार्जेस को ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में लगे 3 सेकेंड। कितने सेकेंड? 3 सेकेंड। तो ये जो रेट है चार्जेस के फ्लो का ए से बी पॉइंट पे, यही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। देखिए फिर से बात आ गई, चार्ज को किससे डिनोट किया था आपने? क्यू से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहे हैं हम किससे? आई से। ठीक। अब यहाँ पे बात आती है फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला जो है वो डेफिनेशन में ही छुपा होता है। क्या थी डेफिनेशन? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज के बारे में बात हुई और टाइम के बारे में बात हुई। तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसे जैसे जैसे डिनोट करा था उसे हम फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को हमने किससे डिनोट करा? आई से। नेट चार्ज को हमने डिनोट करा क्यू से और टाइम को स्मॉल टी से। सिंपल। तो फॉर्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमने बात की थी कि हर चीज को किसी ना किसी चीज में नापेंगे, तो फिर से इलेक्ट्रिक करंट को नापेंगे किसमें? एम्पियर में। चीनी को किसमें नापी थी? किलोग्राम में। चार्ज को किसमें नापा था? कूलम में। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को नापेंगे एम्पियर में। असल में ये जो एम्पियर है ये नाम रखा गया है एंड्रियो मैरी एम्पियर पर। ठीक। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतनी बात हो गई, हमने फॉर्मूला समझ लिया और किसमें नापेंगे ये समझ लिया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 एम्पियर क्या है, तो यहाँ पर ये आपकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज 1 एम्पियर? अब अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल दिखे ना कि आपको 1 दिखाई दे और यहाँ पे कोई एसआई यूनिट साथ में हो, एसआई यूनिट ही तो है ये। किसकी एसआई यूनिट है? किसमें ना पता है? करंट की एसआई यूनिट है। आइए तो 1 एम्पियर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सिंपल सा है। तो 1 एम्पियर क्या है? असल में करंट है ना? करंट जिसे हमने आई से दिखाया था। आई का फॉर्मूला क्या बताया? क्यू बाय टी। तो कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे एसआई यूनिट है और उसके सामने 1 लिखा है तो बाकी जो भी फॉर्मूले में है उसकी एसआई यूनिट लिखेंगे और उसके सामने 1 लगा देंगे। कैसे? आपसे पूछा 1 एम्पियर, करंट की एसआई यूनिट थी। क्या है ये? चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। तो 1 कूलम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, जो हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या बना? 1 एम्पियर बराबर हुआ 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड के। क्या है डेफिनेशन? 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि 1 एम्पियर बना है किससे? बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज बह रहा है? 1 कूलम। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, पर सेकंड। तो हमने यही दिखाया कि 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर एक चार्ज जो बह रहा है 1 सेकंड में क्या बनाता है? 1 एम्पियर बनाता है। यहाँ पे लिखा है 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक। कैसे लिख लेंगे इसको? ऐसे लिख लिए 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। सिंपल सा। अब आप जब चीनी लेने जाते हैं तो उसके पास एक मेजरमेंट करने के लिए एक तराजू होता है ना, इसी तरह से करंट को नापने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? एम मीटर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए क्या है? एम मीटर है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम मीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक। अब
ये कनेक्टेड कैसे होता है? ये जो हमने यहाँ पे सीरीज़ लिख दिया है ना कि ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ये बहुत लंबी कहानी है, हम इसे आगे समझेंगे। लेकिन सीरीज़ का मतलब समझ लेते हैं, सीरीज़ होती क्या है? तो सीरीज़ का मतलब होता है कोई चीज़ एक के बाद एक लगी हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कोई बैटरी लगा दूँ, बैटरी जिस पे एक पॉज़िटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और इसे कनेक्ट कर दूँ एक बल्ब के साथ, कुछ इस तरह से, ठीक? अब मुझे ये करंट नापना है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे वो कैसे कितना फ्लो कर रहा है। तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एमीटर की। तो मैं यहाँ पर एमीटर लगा दूँगी। तो मैंने कैसे लगाया? सीरीज़ में लगाया ना, ये सब एक के बाद एक लगे हैं, तो सीरीज़ में लगाते हैं किसे? एमीटर को। अब ये सीरीज़ और पैरेलल जो है ये 2 हमारे पास बहुत लंबी कहानियाँ हैं, ये हम आगे समझेंगे। ठीक? अभी आगे क्या समझते हैं? अभी हमने किसमें नापा था करंट को? एम्पीयर में। अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी में करंट को नापना हो तो हम 2 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, एक है मिली एम्पीयर और दूसरी है माइक्रो एम्पीयर। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये पता है हमें? इसी तरह से अगर हम बात करें 1 एम्पीयर की, तो 1 एम्पीयर में 1000 मिली एम्पीयर होंगे। ठीक? 1 एम्पीयर में कितने मिली एम्पीयर हैं? 1000 मिली एम्पीयर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मिली एम्पीयर में कितने एम्पीयर बनेंगे? तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा 1 डिवाइडेड बाय 1000, है ना? और अगर मैं इसी को पावर में लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा? 10 की पावर -3 मिली एम्पीयर। तो यहाँ पर भी वही हुआ, सॉरी एम्पीयर। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि 1 मिली एम्पीयर में कितने एम्पीयर हैं? 10 की पावर -3 एम्पीयर हैं। और जबकि माइक्रो एम्पीयर में कितने एम्पीयर हैं? 10 की पावर -6 एम्पीयर है। ठीक है? तो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी जो है करंट की 2 हैं, एक मिली एम्पीयर है और दूसरा क्या है? माइक्रो एम्पीयर है। इतनी बात समझ में आई हमें? अब यहाँ पे एक छोटा-सा क्वेश्चन है, उसे करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, करंट बता रहे हैं कितना है? 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन ले रहा है? ये इलेक्ट्रिक बल्ब ले रहा है। कितने टाइम तक? 10 मिनट तक। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आपको यहाँ पे चार्जेस के बारे में बताना है। अब आप कहेंगे हमने तो चार्जेस का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। और इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले में चार्ज भी था। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या-क्या गिवन है। तो करंट गिवन है। कितना है करंट? 0.5 एम्पीयर। ओके, समझ गए। आगे टाइम गिवन है। कितना है? 10 मिनट्स। ये भी बात समझ गए। अब फॉर्मूला हमारे पास है I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। हमें चाहिए क्या इसका आंसर कि इसमें चार्जेस कितने हैं, क्यू कितना है। ठीक। तो क्यू कितना है? तो क्यू तो फॉर्मूला कैसे बना लेंगे? यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ठीक। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि ये जो आपका करंट है ये एम्पियर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन टाइम किस में गिवन है? मिनट में गिवन है। तो टाइम को पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 600 सेकंड। सिंपल सा। तो आपके पास टाइम कितना आया? अब 600 सेकंड्स। यहाँ पे रख देते हैं इसे। 0.5 इंटू 600 मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 300। क्या है चार्ज की यूनिट? कूलम। तो यहाँ पे 300 कूलम आंसर हो गया। ठीक है। आइए आगे बात है इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहते किसे हैं? तो एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ। कैसा? कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। यानी कि एक क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, हम इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको यहाँ बैटरी दिख रही है,
है ना? यहाँ पे एक ये छोटी-सी की दिख रही है, इसे हम स्विच कहते हैं। ये क्या है? एम्पियर है ना? एमीटर लगा है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या लगा है? बल्ब लगा है ना? तो ये जो स्विच है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या करता है स्विच? स्विच जो है एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन सेल और बल्ब। ठीक, ये सेल को इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है। इसका काम यही है कि यहाँ से चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो इस बल्ब को ग्लो कर देंगे, इस बल्ब को जला देंगे। लेकिन ये कब तक इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो सकता? जब तक कि ये स्विच ऑन ना हो, है ना? ये स्विच ऑन न हो। तो इस स्विच का काम क्या है? ये लिंक है किसके बीच में? बैटरी यानी सेल और बल्ब के बीच में। ठीक है? अब यहाँ पे 2 टर्म हैं। एक है कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। इसमें से बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। कंडक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हों। इलेक्ट्रॉन के मूव करने का मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती हो। ठीक? आपने सुना होगा ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने चैप्टर पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल का। तो वहां पर इसका मतलब क्या है कंडक्टर का? यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली मूव हो सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी असल में है क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्जेस भी कौन से? इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो सकते हैं तो हम उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना? कॉपर के वायर आपने सुने होंगे, बिल्कुल। Insulator. Insulators are those materials in which electrons are not free to move anywhere inside the matter, like plastic and wood, है ना? जैसे कि अगर आप लकड़ी से चाहें कि आप लकड़ी की मदद से बल्ब जला दें, तो ये पॉसिबल है? नहीं। आप चाहें कि प्लास्टिक की मदद से कोई आप पंखा चला दें, तो ये पॉसिबल है? नहीं। तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए, उसे वर्क करने के लिए आपको एक कंडक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से फ्लो हो सके। इतनी बात समझ में आई हमें? तो हमने क्या सीखा? हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखा, ठीक? और उसका फ़ॉर्मूला सीखा। क्या फ़ॉर्मूला था फाइनल हमारे पास? I इज़ इक्वल्स टू Q बाय T, ठीक? ये इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आगे दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। आपका इसको लाइफ में जो है वो बहुत यूज होगा। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? पहले पोटेंशियल से मतलब समझते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज की कोई काम करने की क्षमता, ठीक? किस क्या? किसी काम करने की क्षमता। और काम क्या है फिजिक्स में? वर्क, वर्क डन, है ना? अब किसका पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करने की क्षमता। और इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक? अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? मैंने कहा कि मेरे पास एक वायर है, ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक है। ये इतना लंबा हमारे पास एक वायर है। इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक? यानी कि ये जो चार्जेस हैं मेरे पास, इनको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ चार्ज की जगह आप खड़े हैं, ठीक? कि कोई ए पर्सन है या कह लें कोई एक्स पर्सन है, इस एक्स पर्सन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए इसे कुछ वर्क करना होगा ना, है ना? तो यही बिल्कुल इसी तरह चार्जेस ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पे जाएंगे तो इन्हें कुछ काम करना होगा, ठीक? तो यही जो इन चार्जेस के द्वारा काम किया जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक? और याद रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कहाँ से कहाँ होगा? हाई से लो की तरफ।
जैसे कि आपने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा। डिफ्यूजन पढ़ा है आपने कि कोई भी चीज जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ जाती है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक, यानी कि जहां पे चार्जेस ज्यादा हैं वो किसकी तरफ दौड़ेंगे, कम चार्जेस की तरफ दौड़ेंगे। ठीक, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट as the work done to move a unit charge from one point to other। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जो भी आपके चार्जेस इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेजेंट चार्जेस वर्क कर रहे हैं उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो क्या कहा हमने, दो चीजों के बारे में बात की, एक वर्क के बारे में, और वर्क कौन कर रहा है, चार्जेस, यानी वर्क डन बाय द चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम दिखाते हैं V से। किससे दिखाया, V से। वर्क डन को किससे दिखाते थे, W से, है ना, नाइन्थ में पढ़ा था हमने। चार्ज को दिखाते हैं हम Q से, तो फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक, अब इसे नापते किस में है, चीनी को किस में नापा था, किलोग्राम में, चार्ज को किस में नापा था, कूलम में। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को नापा था हमने एम्पियर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापेंगे वोल्ट में। किस में नापेंगे बेटा, वोल्ट में नापेंगे। और वोल्ट को भी किससे शो करेंगे, वी से शो करेंगे। इसी तरह से वोल्ट किसके नाम पे पड़ा, एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर पड़ा। वहां पे किसके नाम पे था, एंड्रियो मैरी एम्पियर के नाम पे था, है ना। यहाँ पे किसके नाम पे है, एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक, क्या नाप रहे हैं वोल्ट में हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय चार्जेस। ठीक, अब जैसे हमने आई के फॉर्मूले में लिखा था Q बाई टी, और वहां से Q निकाल लिया था ना, क्या निकाल लिया था, Q, कैसे, आई टी। इसी तरह से यहाँ से भी Q निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से भी Q आ जाएगा सेम फॉर्मूले से। आइए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा था 1 एम्पियर के बारे में, तो हमने क्या कहा था कि जब भी आपसे ऐसा यूनिट लिखा हुआ कहे और आगे लगा दे 1, तो क्या करना है, फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखना है और सबकी ऐसा यूनिट लिख देनी है, उसके सामने 1 लगा देना है। तो 1 वोल्ट पूछ रहा है, वोल्ट किसके साई यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय चार्जेस, है ना, वर्क डन बाय चार्जेस, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। अब इसके सामने बस 1 1 लगा दीजिए इसके साई यूनिट लिख के। तो इसके साई यूनिट क्या है, 1 वोल्ट, वोल्ट है, और आगे हमने लगा दिया 1। वर्क की क्या है साई यूनिट, जूल, और आगे लगा देंगे हम 1। चार्ज के साई यूनिट क्या है, कूलम, तो हमने लगा दिया 1 कूलम। यानी कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए पॉइंट और बी पॉइंट बताया था ना, इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी करता है, कंडक्टर कहते ही उसे हैं जिसमें करंट कैरी हो। ठीक, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कितना काम किया गया, सिर्फ 1 जूल, टू मूव अ 1 कूलम चार्ज, कितने चार्ज को मूव कराने के लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना, 1 वोल्ट, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा, कब, जब एक कूलम चार्ज ने कितना वर्क डन किया, 1 जूल वर्क किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कैसे लिख लेंगे शॉर्ट में, 1 V इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। ठीक, अब अब इसे नापते किस में है। ठीक, तो हमने एम्पियर को नापा था किस में, सॉरी, एम्पियर को नापा था किस में, एमीटर में। यहाँ पे नापेंगे वोल्ट को वोल्ट मीटर में। इसे लगाएंगे पैरेलल। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, आपने एमीटर को कैसे लगाया था, सीरीज में, यहाँ पे कैसे लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन, उफो, क्या पूछ रहे हैं, वर्क पूछ रहे हैं, कितना काम किया गया, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, कितना चार्ज बता दिया हमें, 2 कूलम चार्ज बताया। तो यहाँ क्यू लिख लेते हैं, कितना बताया, 2 कूलम,
across two points having a potential difference of 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया आपको कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक, क्या है फॉर्मूला आपके पास? हमारे पास तो फॉर्मूला है क्यू वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, है ना। वर्क डन बाय दी चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास v है 12, ठीक, w आपको पता करना है और यहाँ पे है 2, तो क्या आ गया आपके पास वर्क डन? 24 जूल। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था, तो हो गया। ठीक, तो हमारे पास दो फॉर्मूले बने अभी, एक बना I इज इक्वल्स टू बिल्कुल Q बाई टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। ठीक, अब आगे यहाँ हमारे पास थर्ड टॉपिक है सर्किट डायग्राम का। तो सर्किट डायग्राम में आपको अलग अलग जो है वो सिंबल मिलेंगे, उन सिंबल्स को आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, 2025 में आया है ये क्वेश्चन। क्या है इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल को कैसे दिखाएंगे हम? कुछ इस तरह से दिखाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी, तो बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। तो आपने जो सेल दिखाया, ऐसे ही बहुत सारे सेल दिखा देंगे जोड़कर, तो क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। की, जैसे हमने स्विच कहा था ना, अगर ओपन स्विच स्विच है तो ये ब्रैकेट में कुछ नहीं होगा, और अगर क्लोज स्विच है तो ब्रैकेट में एक डॉट होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाया है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है जब ये ओपन है, और यहाँ कोई चार्ज नहीं है। वायर जॉइंट यानी कि तार जुड़े हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा, इन्वर्टेड टी। ठीक, और प्लस डॉट भी होगा। वायर क्रॉसिंग, जुड़ नहीं रहे हैं लेकिन ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को सिंपल ऐसे दिखाएंगे। रेजिस्टेंस, ये जिगजैग लाइन। रियोस्टेट, इस तरह से दिखाएंगे रियोस्टेट को, ये एग्जाम में आया है रियोस्टेट। ठीक, क्या होता है रियोस्टेट, क्या करते हैं इससे, हम ये आगे समझेंगे। एमीटर, एमीटर को हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक, वही वोल्ट मीटर को दिखाना हो तो यहाँ पे भी आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, तो ये है आपका सर्किट डायग्राम। आगे है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो आपको रटना पड़ेगा अच्छे से, मतलब आपको समझ भी आएगा, और फिर उसके बाद आप इसको वर्ड बाय वर्ड याद कर लीजिएगा। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? अभी तक आपने दो चीज पढ़ी ना, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं चार्ज, वो आपने कह दिया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, बस इन दोनों का ही कुछ जोड़ जो है वो ओम लो है। क्या है ओम्स लो? क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remain the same। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि अगर एक सर्किट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी कि जब आप एक इलेक्ट्रिक करंट को नोट कर रहे हैं तब तक कांस्टेंट रहे, अगर 25 डिग्री तो 25 रहे, 40 डिग्री तो 40 डिग्री रहे, तो टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। उस दौरान जो इसमें बह रहा करंट है, यानी कि आई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि एक वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्जेस को ले जाने में जितना काम किया गया, वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि अगर आप इस मेटेलिक वायर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें तो इसका इलेक्ट्रिक करंट भी अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आप इसका इलेक्ट्रिक करंट घटा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने आप घट जाएगा। ठीक, अब ये सामने है आपके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। ठीक, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम फॉर्मूले में इक्वल जब लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या आया? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? तो अब से नई कहानी शुरू होती है। ठीक, हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स से दे देते हैं। ग्लिम्स से देने से पहले हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ग्राफ, ये आपका करंट है और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? ये आपका है लीनियर ग्राफ। क्या है बेटा? लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ क्या बता रहा है कि
मैं जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा रही हूँ, वैसे-वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है ना? जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, वैसे-वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो ये आपके पास जो आई वो स्ट्रेट लाइन आई, लीनियर ग्राफ आया, ठीक है? हाँ, आ जाते हैं वापस इधर रेजिस्टेंस पे। तो जब मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमें ओम ने एक नई चीज़ दे दी जो था रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? कह रहे हैं कि ये जो करंट को आप एक पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं ना, तो इसे अब बीच में रुकावट की भी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? रुकावट की ज़रूरत है। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जो इसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उन पे ये रेजिस्ट करे, यानी कि इन पे रोक लगाए कि भाई ज़्यादा तेज़ मत दौड़ो, थोड़ा हल्का हाथ रखो। ठीक? तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, जो यहाँ पे आपके पास था फॉर्मूला, उसी को यूज़ कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला? V इज़ इक्वल्स टू IR। यहाँ से अगर मैं R निकालूँ तो क्या बन जाएगा? V बाय I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। SI यूनिट किसमें नापते हैं रेजिस्टेंस को? तो ओम में नापते हैं। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? ये एक ग्रीक लेटर से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक? तो इतनी कहानी थी हमारी किसकी? ओम्स लॉ की। अब आपसे पूछ ले 1 ओम के बारे में। तो ओम हमने किस क्या डिनोट करा? ओम से हमने रेजिस्टेंस को डिनोट करा ना, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या बताया हमने आपको? R इज इक्वल्स टू V बाय I। तो आपसे कह रहे हैं 1 ओम, इसकी एसआई यूनिट लगाई और 1 लगा दिया, तो फिर से क्या करेंगे? 1 वोल्ट इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, यानी कि इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर एक कंडक्टर के दो एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, एंड द करंट थ्रू इट, और जो करंट बह रहा है वो 1 एम्पियर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 एम्पियर, 1 ओम होगा। ठीक? 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक? तो हमने क्या-क्या सीखा आज? हमने इलेक्ट्रिक करंट को सीखा, Q बाई T। हमने 1 एम्पियर को सीखा। हमने सीखा पोटेंशियल डिफरेंस को। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन बाय चार्जेस। हमने 1 वोल्ट सीखा। और अभी हमने क्या सीखा? रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में, और सीखा व्हाट इज 1 ओम। ठीक? आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो रेजिस्टेंस की कहानी है, रियोस्टेट क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।